हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। आपको सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए अगर हम अपने कंटेंट की बात करें कि मतलब हमको सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में पढ़ना क्या है, तो आपको बताएं टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने जो एनसीईआरटी बुक पब्लिश की है जिसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस स्टडी करना होता है, उसमें सिर्फ 5 चैप्टर की एनालिसिस करने के लिए कहा है। जिसमें से पहला चैप्टर जो आपका है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मतलब आपको करना क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, किसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उनकी कंप्लीट स्टडी आप कैसे करते हैं, इन सारी चीजों की एनालिसिस हमें करनी है फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है। एसिड किसे कहते, बेस किसे कहते हैं, सॉल्ट क्या होता है, तो दूसरा सेकेंड चैप्टर आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, समझ में आती बात, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। थर्ड चैप्टर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है। मेटल क्या होते हैं एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी स्टडी करनी है। तो मेटल किसे कहते हैं और नॉन मेटल किसे कहते हैं, वो हमें थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। देन अगर हम बात करें अपने फोर्थ चैप्टर की, तो वो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो आपका फोर्थ चैप्टर हो जाएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर फोर्थ होता है। ठीक है, वहां पे आपको कार्बन पढ़ना है और उसके कितने कंपाउंड बनते हैं उनकी एनालिसिस करनी है। ठीक है, आपका फिफ्थ चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज द फिफ्थ वन चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। तो इस तरीके से आपके टोटल सिलेबस में केवल 5 चैप्टर्स की एनालिसिस करनी है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ओके। सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फिफ्थ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर आपको जो है वो आपको एनालिसिस करने हैं। आई होप आपको अपना सिलेबस समझ में आ गया होगा, कंटेंट समझ में आ गया होगा कि क्या कंटेंट आपको सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की, यानी अगर हम चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो आपका चैप्टर फर्स्ट है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपका चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एनालिसिस करनी है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन। तो अगर आप केमिकल रिएक्शन और उनके इक्वेशन की एनालिसिस कर लें तो आपका ये कंटेंट कंप्लीट होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि केमिकल चेंजेस होते क्या है। जैसे हम कहते हैं ना केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। कभी भी केमिकल रिएक्शन जब होता है, केमिकल रिएक्शन, अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एक बात याद रखिएगा, कोई कंपोनेंट, कोई सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करके कुछ नई प्रॉपर्टी कैरी करने वाली चीज को फॉर्म होता है। जैसे अगर किसी बच्चे को, घर के लोग किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो स्टार्टिंग में वो बच्चा कुछ नहीं जान रहा होता है, राइट। लेकिन जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, कंप्लीट होती है उसकी एजुकेशन, और जब वो गया था और जब निकला स्कूल से या कॉलेज से, जहां से अपने एजुकेशन कंप्लीट किया, बहुत चेंजेस आते हैं। उस टाइम वो कुछ नहीं जान रहा होता, उसकी प्रॉपर्टियां, उसका बिहेवियर, उसका मेंटेलिटी, उसका वे सब अलग होता है। और जब वो एजुकेशन कंप्लीट करके निकलता है तो उस टाइम उसकी बिहेवियर चेंज हो चुके होते हैं। मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में कंपोनेंट अलग होते हैं, लास्ट में उनकी प्रॉपर्टियां चेंज हो जाती हैं। तो जब भी कोई कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में जो चेंज आते हैं उन्हें हम बोलते हैं, वो केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए होता क्या है, टोटल नेचर का रूल है कि कोई भी चीज अगर एक दूसरे से बाइंड हो रही है तो वहां पर उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स जरूर लग रहा होगा। अगर उन एलिमेंटों के बीच में, अगर उन एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा,
तो वो एटम या मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंड नहीं होंगे, कंबाइंड नहीं होंगे, और जब वो एक दूसरे से बाइंड नहीं होंगे तो फिर वो हमें केमिकल रिएक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ध्यान से रखिएगा, अगर सपोज करिए ये कोई मिस्टर ए है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई मिस्टर ए है और इनका कांटेक्ट किसी मिस्टर बी से हुआ, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होके ए बी टाइप का कुछ बना था। अब ध्यान दीजिएगा, इस ए और इस बी के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स, कोई ना कोई ऐसी कड़ी जरूर होगी जो इन दोनों लोगों को बाइंड करके बांध के रखी हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर कोई थर्ड पार्टी यानी सी जी पहुंच गए। अब बताओ, अगर सी पहुंचा है और सी चाहता है इनसे बाइंड होना, तो ये डेफिनेटली ये सी बी या ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जब बी या ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, अगर सी ए से कंबाइंड हो रहा है तो सी जो अट्रैक्टिव फोर्स ए के ऊपर लगाएगा वो बी के कंपेयर में कहीं ज्यादा होगा। अगर वो बी से ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा पाया तो ये ए इस बी को छोड़ के सी के पास नहीं जाएगा। ए सी के पास तभी जाएगा जब सी बी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा हो। तो अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगा रहा है तो यहां पर बन जाएगा ए सी और आपका बी अलग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ए बी की प्रॉपर्टी अलग थी, सी की प्रॉपर्टी अलग थी, और ये बनने वाले कंपोनेंट की प्रॉपर्टियां अलग हो गई। तो ये हुए केमिकल चेंजेस, और इस ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आई होप आप समझे होंगे। अब एक चलिए एक जेन्युइन एग्जांपल लेते हैं। ये तो ए बी करके हमने आपको समझाया, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप सबको कुछ छोटी छोटी बातें बताएं। एक मेटल होता है सोडियम, सबको पता होगा सोडियम, ठीक है। उसके बाद एक एलिमेंट होता है क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन, और यहां पर आपके पास होता है एक टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। अब अगर सोडियम का सिंबल कहें तो होता है Na, क्लोरीन का सिंबल कहें तो होता है Cl, और टेबल सॉल्ट का सिंबल कहें तो होता है NaCl। अब समझने की बात यहां पर क्या है कि जो Na है यानी जो सोडियम है, ये कैसा होता है, सोडियम जो होता है इसको अगर आप पानी के अंदर ऐड कर दीजिए यानी वाटर में मिक्स कर दीजिए, तो वाटर में मिक्स करने के बाद ये तुरंत वहां पर बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, बर्न होने लगता है। यानी सोडियम कैच फायर इजिली इन वाटर, बिकॉज सोडियम का होता क्या है, अब आपको ये थोड़ा सा आगे की बात बता रहा हूं, फिर भी फोकस करके समझने का प्रयास करिए। वाटर मतलब H2O, तो जब सोडियम और वाटर का रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और यहां पर एक कंपोनेंट बनाता है NaOH, और यहां से गैस रिलीज होती है H2, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब जो H2 गैस निकल रही है यहां से, ये बहुत तेजी के साथ कैच फायर यानी आग पकड़ लेती है। तो जब एनर्जी निकलती है तो इस एनर्जी के कांटेक्ट में आते ये तेजी से आग पकड़ लेता है और बर्न होने लगता है। बर्न होने लगता है यानी मतलब आग पकड़ने की वजह से जब कंबस्ट होता है तो ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज आउट होती है। तो कहने का मतलब अगर सोडियम को वाटर में ऐड किया जाए तो वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, जलने लगता है, ठीक है। और नॉर्मल उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ भी नहीं सकते, नहीं तो वो हाइड्रेटेड होने लगता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन एक ऐसी गैस है जो पॉइजनस टाइप की गैस होती है, यानी यूं समझ लीजिए कि पॉइजन क्रिएट करती है। कई बार आपने देखा होगा क्लोरीनेशन किया जाता है वाटर का, जब वाटर बहुत पोल्यूटेड होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उसमें क्लोरीन के टैबलेट्स डाल के उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। तो ये पॉइजनस नेचर का है और ये कंबस्टेबल नेचर का है, यानी इसकी प्रॉपर्टी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है। अब ये जब दो अलग अलग प्रॉपर्टी के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक नई प्रॉपर्टी बियर करने वाले सब्सटेंस को बनाते हैं NaCl। अब NaCl जब मैंने ऊपर लिख ही दिया टेबल साल्ट, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि NaCl की प्रॉपर्टी कैसी होती है। NaCl पानी में बर्न नहीं होता, NaCl पॉइजनस नहीं होता, यानी इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट हो गई। और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर 100% केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आपको अपने चैप्टर का नाम समझ में आया, केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, अगर हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना शुरू कर दें, इक्वेशन बना के लिखने स्टार्ट कर दें, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब जो सब्सटेंस आप स्टार्टिंग में लेते हैं
उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी आप लेते हो रिएक्टेंट और बनाते हो प्रोडक्ट। जो चीज बन के तैयार होती है प्रोडक्ट, जो चीज हमने ली थी उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? आफ्टर दैट ये रिएक्टेंट को हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपकी फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जनरल इंट्रोडक्शन, कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो यही सारी बातें पढ़नी है। अलग अलग केमिकल रिएक्शन लेने हैं, उन्हें बैलेंस करने हैं, एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब की स्टडी करनी है। तो कंप्लीट स्टडी, पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे। पूरे सिलेबस को समझने, जानने और अच्छे से बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।